नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इजी टू लर्न में आज से हम चालू करने जा रहे हैं गेट क्वेश्चन। मशीन इलेक्ट्रिक मशीन के जो गेट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आए हुए या फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आज से हम चालू करने वाले हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बुला लीजिए हमारे चैनल पे ज्वाइन होने के लिए। और गेट एग्ज़ाम की हम तैयारी करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे और उसको सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, आपको आपकी प्रैक्टिस और भी बढ़ जाएगी और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तजुर्बा जो है, एक्सपीरियंस जो ज़्यादा आएगा। इससे आपको गेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये रहा आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बाद में मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन तो बता ही दूंगा। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। इन अ डीसी मशीन द लैमिनेटेड पार्ट आर आर्मेचर एंड। डीसी मशीन में क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, डीसी मशीन में पहली बात तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के उसको समझते जाइए, क्योंकि क्वेश्चन आसान ही होते हैं। क्वेश्चन कोई सिलेबस के बाहर के या फिर किसी बुक के बाहर के या फिर कहीं के ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन नहीं होते। क्वेश्चन हमारे सिलेबस के होते हैं, हमारे जानकारी के ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, इसीलिए इतना हमें टफ लगता है। इसीलिए क्वेश्चन पढ़ते जाइए और उसको अच्छे से समझते जाइए। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इन डीसी मशीन द लैमिनेटेड पार्ट आर आर्मेचर। डीसी मशीन में लैमिनेटेड पार्ट होते हैं, तो कौन सा, एक तो उन्होंने दिया है आर्मेचर। आर्मेचर के साथ साथ और कौन सा पार्ट होता है जो लैमिनेटेड होता है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहली बात, हम लैमिनेशन क्यों करते हैं? हम लैमिनेशन करते हैं ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए। हम लैमिनेशन किसके लिए करते हैं? ईडी करंट को कम करने के लिए। तो अब देखिए, ये मेरा समझ लीजिए पोल है, ये मेरा पोल है, ये पोल शू है, पोल शू, ठीक है। और देखिए ये मेरा आर्मेचर है, आर्मेचर। यहाँ पे यहीं पे जो है हमारे अल्टरनेटिंग फ्लक्स, इसी जगह पे हमारे लीकेज अल्टरनेटिंग फ्लक्स लिंक होते हैं, अल्टरनेटिंग फ्लक्स लिंक होते हैं, ठीक है ना, होते हैं ना। यहीं पे हमारे अल्टरनेटिंग फ्लक्स लिंक होते हैं, तो इसी जगह पे हमारा एडी करंट लॉस होगा। ये इसी जगह पे, क्योंकि जिस जगह पे अल्टरनेटिंग फ्लक्स लिंक होते हैं उसी जगह पे हमारा एडी करंट लॉस होगा ना। जिस जगह पे अल्टरनेटिंग फ्लक्स लिंक होती है उसी जगह पे एडी करंट लॉस होगा। जिस जगह पे ईडी करंट लॉस होगा उसी जगह पे हम लैमिनेशन प्रोवाइड करेंगे ना। उसी जगह पे हम लैमिनेशन किसके लिए प्रोवाइड करते हैं? लैमिनेशन हम ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। अगर मेरा इस जगह पे ईडी करंट लॉस हो रहा है, ईडी करंट लॉस हो रहा है, तो मैं इसी जगह को लैमिनेट करूंगा ना। तो उन्होंने दिया हुआ है आर्मेचर को, तो हम लैमिनेट करते हैं, आर्मेचर को तो हम लैमिनेट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ किसके साथ फ्लक्स लिंकेज हो रहा है? पोल शू हो रहा है ना। पोल से ही तो फ्लक्स निकलेंगे, तभी लिंक होगे ना आर्मेचर के साथ। तो हमको किसको लैमिनेट करने की जरूरत पड़ेगी? किसको लैमिनेट करने की ज़रूरत पड़ेगी? पोल शू को लैमिनेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है डी, पोल शू। देखिए, वैसे देखा जाए तो इसमें देने वाले ऑप्शन भी सिमिलर ही लगेंगे। कोर, योक, पोल एंड पोल शू सिमिलर। अगर आपने पोल को अगर किसी ने अगर पोल को टिक कर दिया होता या फिर आंसर किसी का सी होता पोल, तो वो रॉन्ग हो जाता था, क्योंकि पोल शू ही ऐसी जगह है जहाँ पे अल्टरनेटिंग फ्लक्स का आदान प्रदान होता है। अगर हिंदी में बात करने जाए तो आदान प्रदान, क्योंकि यहाँ से तो फ्लक्स लिंकेज होता है ना आर्मेचर के साथ। तो वो पोल से नहीं होता, वो पोल से नहीं होता, कभी भी नहीं होता, वो पोल शू से होता है, वो पोल शू से होता है। इसीलिए हमको आर्मेचर के साथ पोल शू लैमिनेट करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। अ 200 volt DC series motor when the operating from rated voltage while the driving a certain load, draw a 10 ampere current and run at the 1000 rpm. The total series resistance is 1 ohm. The magnetic circuit is assumed to be linear. At the same supply voltage, the load torque is increased by 44%. The speed of the motor in rpm. Rounded to the nearest integer is. हमें क्या क्या लिखना है? द स्पीड, हमें क्या निकालना है? स्पीड निकालनी है मोटर की, किसमें? आरपीएम में। इतना तो हमें समझ में आ गया। और इनका कहना है कि राउंड फिगर आंसर लिखिए, राउंड फिगर आंसर लिखिए। ये क्वेश्चन 2018 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, 2018 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं हम क्या क्या किस हिसाब से आता है। तो पहली बात तो इन्होंने डीसी सीरीज मोटर बोली है, तो चलो मैं ड्रॉ कर देता हूँ डीसी सीरीज मोटर, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डीसी सीरीज मोटर अगर मैं ड्रॉ कर दूँ तो ये मेरा आर्मेचर हो गया, ये मेरी फील्ड वाइंडिंग हो गई, ठीक है। और ये मेरा सप्लाई वोल्टेज कितना दिया है? 200 वोल्ट, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज भी दे दिया मैंने। अब क्या बोलते हैं? करंट, करंट कितना ड्रॉ कर रहा है? बोलते हैं 10 एम्पियर। चलो 10 एम्पियर तो दे दिया मैंने, करंट भी दे दिया, ठीक है। अब मैंने और आर्मेचर टोटल सीरीज रेजिस्टेंस, पूरी इसका रेजिस्टेंस भी हमें 1 ओम दिया है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं हम थोड़ा। सीरीज मोटर के लिए स्पीड का इक्वेशन क्या है? एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई बी अपॉन फाइव, ई बी अपॉन 5. n is directly proportional to the EB upon 5. But phi कैसा है? phi is directly proportional to the IA. डीसी सीरीज मोटर के लिए phi क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IA होता है ना। तो मैं phi की जगह IA लिख सकता हूँ, लेकिन ये सिर्फ डीसी सीरीज मोटर में ही होता है, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर में ये सब जगह से, ये अगर मैं फील्ड को ये IF कंसिडर करता हूँ, ISC फील्ड कंसिडर करता हो, तो इस पूरे सर्किट में से फ्लो होने वाला करंट कौन सा रहेगा? इस पूरे सर्किट में से फ्लो होने वाला करंट एक ही रहेगा ना, ठीक है ना। इसीलिए फाई इज इक्वल टू, क्योंकि अगर यहाँ से फ्लो होने वाला करंट एक ही है, तो यहाँ पे फ्लक्स जो है यहाँ पे ISC इक्वल्स टू IA हो जाएगा मेरा। इसीलिए मैं फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IA होता है, इसीलिए मैं फाई की जगह मैं IA रख देता हूँ। इसका मतलब क्या हो जाएगा? N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द EB अपॉन IA, ठीक है। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या निकालना है? स्पीड का इक्वेशन क्या है? इस हिसाब से अगर इस एग्जाम्पल से हम इस इक्वेशन से अगर हम देखने जाए तो हमारा स्पीड का इक्वेशन क्या हो जाएगा? N2 अपॉन N1 इक्वल्स टू EB2 अपॉन EB1 हो जाएगा, इनटू IA1 अपॉन IA2। ये मेरा इक्वेशन हो जाएगा। अगर मैं EB2, EB1 और IA1 तो दिया ही हुआ है, ठीक है, और IA2 अगर निकाल लूँ तो मेरा मैं N2 निकाल सकता हूँ, क्योंकि N1 भी दिया हुआ है। तो चलिए निकालते हैं। अगर हम कंडीशन 1 की अगर बात करें तो N1 इक्वल टू कितना दिया है हमें? N1 इक्वल टू 1000 RPM, ठीक है, 1000 RPM। तो EB1 भी निकाल लेते हैं। EB1 इक्वल्स टू क्या होता है मेरा? EB1 V माइनस वोल्टेज माइनस IA RA प्लस RSE। सीरीज मशीन के लिए हमें दिया गया है ना डीसी सीरीज मशीन, इसीलिए। अब देखते हैं EB वैल्यू, मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। EB1 इक्वल्स टू वोल्टेज कितना दिया है मुझे? 200 वोल्ट माइनस IA कितना है? 10 एम्पियर, और
इस टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया है द टोटल रेजिस्टेंस सीरीज, द टोटल सीरीज रेजिस्टेंस, इसका मतलब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमें 1 ओम। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा EB1 190 वोल्ट, 190 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ EB2, अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ EB2। चलो EB2 अगर हम निकालने जाए, EB2 भी वही हो जाएगा, EB2 इक्वल्स टू V माइनस IA2। दूसरी कंडीशन के लिए देख रहे हैं इसलिए करंट भी चेंज हो गया, तो IA2 दूसरी कंडीशन के लिए देख रहे हैं ना हम, तो इसीलिए IA2 आ गए यहाँ पे, IA2 RA प्लस RSE। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज तो पता है और रेजिस्टेंस भी पता है, लेकिन IA2 नहीं पता हमें। IA2 पता है क्या? नहीं पता है, IA2 नहीं पता है, तो इसीलिए IA2 को निकालते हैं सबसे पहले हम। तो हम थोड़ा इस साइड में IA2 को निकाल देते हैं, इस साइड में IA2 को निकाल देते हैं। लेकिन IA2 किससे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये भी तो सवाल है ना हमारे पास। तो हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है, एट द सेम सप्लाई वोल्टेज द लोड टॉर्क इज इंक्रीजेस बाय 44%। लोड टॉर्क अगर इंक्रीजेस बाय 44%, 44% से लोड टॉर्क इंक्रीज हो गया है, लोड टॉर्क 44% से इंक्रीज हो गया। अब वो देखते हैं किस तरीके से हम उसकी वैल्यू रखते हैं। तो लेकिन सबसे पहले क्या क्या होता है, टी टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IA²। DC सीरीज मशीन के लिए ये इक्वेशन होता है हमारा, होता है IA² होता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ T2 अपॉन T1, टॉर्क 1 अपॉन टॉर्क 2 इज इक्वल टू IA2 अपॉन IA1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकता हूँ। लेकिन अभी इन्होंने क्या बोला कि लोड टॉर्क इंक्रीज कर दिया 44% से। लोड टॉर्क कितने परसेंट से इंक्रीज कर दिया? 44% से। अगर मान लीजिए मेरा 100% T1 था, 100% अगर T1 था, यानी कि तो पहला जो टॉर्क है मेरा 100% था, तो अगर मैं दूसरा टॉर्क 44% से बढ़ा दे रहा हूँ तो वो कितना हो जाएगा? 144%, 144% हो जाएगा। अगर इसको मैं पॉइंट में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? 1.44, 1.44 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? T2 इक्वल्स टू 1.44 T1 लिख सकता हूँ ऐसे में। तो क्या करना है, वैल्यू डालना है, डाल दो, वैल्यू डालना है ना। T2 की वैल्यू क्या है? 1.44 T1 अपॉन T1 इक्वल्स टू, अब IA2 जो कि हमें निकालना है, IA2 अपॉन IA1 की वैल्यू कितनी है? 10। IA की वैल्यू कितनी है? 10। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर दूं तो मेरा IA² कितना आ जाएगा? 144 एम्पियर। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ IA चाहिए, IA2 की वैल्यू है ना, अगर मुझे सिर्फ IA चाहिए तो कितना आ जाएगा? 12 एम्पियर। अगर मुझे सिर्फ IA चाहिए तो कितना आ जाएगा? 12 एम्पियर। ठीक है, अब IA तो आ गया 12 एम्पियर, IA2, तो अभी मेरा EB2 निकल जाएगा, अभी मेरा EB2 निकल जाएगा। EB2 इक्वल्स टू वोल्टेज कितना है? 200 वोल्ट माइनस अभी अभी करंट निकाला कितना है? 12 एम्पियर, 12 इंटू रेजिस्टेंस कितना है हमारा? 1। ठीक है, इसका मतलब EB2 कितना निकल के आ गया हमारा? EB2 आ गया हमारा 188 वोल्ट। चलो EB2 भी निकल गया हमारा EB2 निकल गया, EB1 निकल गया इस फार्मूले के हिसाब से। IA1 दिया ही था, IA2 भी अभी हमने निकाला है। अभी इस फार्मूले में अगर हम सभी वैल्यू रख देते हैं, चलो मैं रख के देख लेता हूँ एक बार। N2 तो मुझे निकालना है, अपॉन N1 कितना दिया है? 1000। ठीक है, इक्वल टू EB2 कितना है मेरा? EB2 अभी निकाला 188 अपॉन EB1 कितना है? 190 इंटू IA1 कितना है मेरा? 10 एम्पियर दिया ही हुआ था पहली कंडीशन के लिए, 10 एम्पियर। और दूसरा क्या दिया है? IA2 कितना दिया है मेरा? IA2 कितना निकला? 12।
12 एम्पियर। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो N2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरी, N2 इक्वल्स टू आ जाएगी 824.56 आरपीएम। आरपीएम इतनी वैल्यू निकल के आ जाएगी, लेकिन उन्होंने न्यूमेरिकल में कंडीशन दी थी राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर, राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर। अभी देखिए 5-6 है, अगर आप ऐसे के ऐसी वैल्यू लिख देते हो उस खाली जगह में जो आपके पास ओपन प्लेस दी हुई थी, इस जगह पे आपने ये वैल्यू लिख दिया होता तो आपका आंसर गलत हो जाता था। आपका आंसर सही निकाल के भी आप गलत आंसर लिख देते थे। इसके वजह से हमें माइनस मार्किंग को फेस करना पड़ता है। नियरेस्ट इंटीजर लिखा है तो अभी 5-6 है तो हम लिख देते हैं ना n इक्वल्स टू 825 क्या जा रहा है मेरा आरपीएम। ठीक है, 825 आरपीएम। चलो स्पीड निकालने की बोले थे, बहुत सावधानी से क्वेश्चन पढ़िए। अभी हमने ये इंजीनियरिंग में तो कितनी बार हमने कितनी न्यूमेरिकल में स्पीड निकाली होगी, लेकिन बहुत सारे लोग अच्छे से स्पीड निकाल भी लेते हैं और वैल्यू लिख भी लेते हैं, लेकिन इस पे ध्यान नहीं देते। इस पे से ध्यान हट गया तो समझ लीजिए हमारा आंसर रॉन्ग हो गया और हमें नेगेटिव मार्किंग को फेस करना पड़ेगा। इसीलिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। आप लोग एक काम करते जाइए, वीडियो को पॉज करते जाइए और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते जाइए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन तो हम दे ही रहे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अ 220 volt DC shunt motor take a 3 ampere no load. It draw a 25 ampere when the running at full load. फुल नो लोड पे 3 एम्पियर करंट ले रही है मेरी डीसी शंट मोटर। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है हमें कि मोटर कौन सी है। डीसी शंट मोटर नो लोड पे 3 एम्पियर करंट ले रही है और फुल लोड पे मेरा 25 एम्पियर करंट ले रही है। एट फर्स्ट स्पीड दी हुई इसकी फुल लोड स्पीड है 15 से आरपीएम। द आर्मेचर एंड शंट रेजिस्टेंस आर 0.5 ओहम एंड 220 ओहम। दोनों भी रेजिस्टेंस दिए हुए, शंट है तो शंट मोटर है तो दोनों भी रेजिस्टेंस की हमें रिक्वायरमेंट होगी, और दोनों भी आर्मेचर और फील्ड रेजिस्टेंस दोनों भी दिए हुए। द नो लोड स्पीड इन आरपीएम, हमें क्या निकालना है, नो लोड स्पीड निकालनी है। इसका मतलब हमें N1 निकालना है। ठीक है, चलो नो लोड स्पीड निकालनी है। राउंडेड ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस इज, ये क्वेश्चन हमें 19 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया था 2 मार्क के लिए। ये जो क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के ज़्यादातर 2 मार्क के लिए आते हैं, और ये क्वेश्चन सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर निगेटिव मार्किंग में चले गए तो थोड़ा हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला है डीसी शंट मोटर, तो चलो मैं एक डायग्राम निकाल लेता हूँ, छोटी सी डीसी शंट मोटर की डायग्राम निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये हो गई मेरी फील्ड, ये हो गया मेरा आर्मेचर, या आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया है कितना, 0.5 दिया है, 0.5 ओहम, और फील्ड रेजिस्टेंस दिया है 220 ओहम। ठीक है, और क्या दिया है मेरा, यहाँ से फ्लो होने वाला आई, यहाँ से फ्लो होने वाला आई एफ यानी फील्ड करंट। ठीक है, यहाँ से फ्लो होने वाला आई है, और सप्लाई कितना है, सप्लाई वोल्टेज है 220। चलो यहाँ तक ठीक है, मैंने डायग्राम ड्रॉ कर ली है। अब बात करते हैं पहली कंडीशन के हिसाब से मुझे स्पीड कौन सी दी है, फुल लोड स्पीड, तो मैं फुल लोड स्पीड को N1 ले लेता हूँ ताकि आसानी जाए। अगर मैं N1 इक्वल टू कितना दिया है, 1500 आरपीएम, 1500 आरपीएम। ठीक है, 1500 आरपीएम दे दी है। अब उसके लिए करंट कितना दिया हुआ है, आई इक्वल्स टू पूरा टोटल करंट दिया हुआ है, इट ड्रॉ 25 एम्पियर, इट ड्रॉ 25 आरपीएम। अब देखिए डीसी शंट मोटर है, तो इसका मतलब आई इक्वल टू 25 एम्पियर दे दिया, इसका मतलब इसका आई ए भी डिफरेंट होगा और आई भी डिफरेंट होगा। तो I1
फुल लोड कंडीशन पे 25 एम्पियर ये करंट ले रही है, तो मैं इसका फील्ड करंट निकाल सकता हूँ, फील्ड करंट जरूर निकाल सकता हूँ। आई एफ इक्वल टू इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, अगर यहाँ पे 220 वोल्ट है तो फील्ड के अक्रॉस में कितना होगा 220 वोल्ट। ओम्स लॉ लगा रहा हूँ सीधा सीधा मैं, 220 वोल्ट अपॉन 220 ओम, वी बाय आर का फॉर्मूला लगा के सीधा सीधा मैं इसका करंट निकाल रहा हूँ, किसका, ओनली फील्ड का। कितना आ गया 1 एम्पियर। चलो वो फील्ड का करंट भी निकल के आ गया। अब मुझे रिक्वायर्ड क्या है, आई ए, रिक्वायरमेंट किसकी है, आई ए की। आई ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई माइनस फील्ड करंट, आई माइनस, अगर मैं टोटल आई में से फील्ड करंट माइनस कर दूंगा तो मेरा आई ए निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई माइनस फील्ड करंट आई एफ इज इक्वल टू 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24 एम्पियर आर्मेचर करंट निकल के आ गया। अब ये आर्मेचर करंट क्यों निकाल रहे हैं हम, उसी के लिए ईबी के फार्मूले के लिए ईबी इज इक्वल टू वी माइनस, क्या होता है हमारा, ईबी इक्वल्स टू वी माइनस आई ए आर ए, इसीलिए तो निकालना है ना हमें आई ए, तभी तो निकाल रही है। ठीक है, अभी चलो आई ए 1 तो निकल के आ गया, समझ लीजिए ये मेरा आई ए 1 है, पहली कंडीशन के लिए निकाला ना हमने 1500 आरपीएम के लिए, 1500 आरपीएम के लिए आई वन निकाल लिया। तो अभी हम ई बी वन निकाल सकते हैं इस पे से, ई बी वन। तो ई बी वन के लिए करंट कौन सा होगा मेरा, आई ए वन। ई बी वन इक्वल्स टू, वोल्टेज कितना दिया हुआ है मुझे 220 वोल्ट, माइनस आइए अभी निकाला हमने 24 आर एम्पियर, एंड रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है आइए 0.5 तो मेरा ई बी वन निकल के आ जाएगा, ई बी वन इक्वल्स टू 208 वोल्ट। ठीक है, ई बी वन निकल के आ गया। अब मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है, मुझे रिक्वायरमेंट है ई बी टू की। चलो ई बी टू के लिए अगर मुझे ई बी टू निकालना है, ई बी टू, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा क्या, ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सीरीज मोटर के लिए N2 अपॉन N1 इक्वल्स टू ई बी टू अपॉन ई बी वन, ये फॉर्मूला होता है हमारा, जनरली ये फॉर्मूला होता है। तो चलो ई बी वन तो निकल गया मेरा, और अभी मुझे ई बी टू निकालना है, वो भी निकाल लेंगे ई बी। और मुझे एन वन तो दिया ही हुआ है, एन वन 1500 आर पी एम, ठीक है 1500 आर पी एम। तो एन टू निकालना है मुझे, एन टू अगर मैं ई बी निकाल लूँगा तो एन टू निकल के आ जाएगा मेरा। ई बी निकालने के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, आई ए टू की। आई ए टू किस तरीके से निकालूंगा मैं, तो वो थोड़ा समझ लेते हैं। अभी देखें आई ए टू कौन से स्पीड से रिलेटेड कर रहा है, एन टू से। ठीक है, एन टू कौन सी स्पीड है हमारी, नो लोड स्पीड। नो लोड स्पीड पे कितना मोटर कितना टोटल करंट कितना ले रही है मोटर, नो लोड करंट, नो लोड कंडीशन पे 3 एम्पियर। तो इसका मतलब मेरा टोटल आई 3 एम्पियर हो गया, यहाँ पे 3 एम्पियर हो गया। 3 एम्पियर अगर वही फार्मूला मैं इस्तेमाल करूँ, वही जो आई ए माइनस आई माइनस आई एफ, तो मेरा आई ए निकल के आ जाएगा। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में थोड़ा सा निकाल के दे देता हूँ। चलो यहाँ पे फिर से अपन एक बार वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आई इक्वल्स टू आई ए टू इक्वल्स टू आई माइनस आई एफ। ठीक है, अभी देखिए फील्ड करंट तो पहले से मैंने यहाँ पे निकाल लिया 1 एम्पियर। चलो फील्ड करंट पहले से निकाल लिया, डाल देते फील्ड करंट की वैल्यू डाल दी। अब देखिए अब क्या चाहिए, आई ए मेरा कितना है, आई ए कंडीशन के हिसाब से नो लोड स्पीड पे कितना करंट ले रहा है 3 एम्पियर, 3 एम्पियर रख दिया, सॉरी आई टोटल आई। और अभी आई ए टू निकालना है मुझे, आई ए टू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा 2 एम्पियर। चलो आई ए टू भी निकल के आ गया मेरा, आई ए टू निकल के आ गया तो मैं अभी ई बी टू निकाल सकता हूँ। ठीक है, ई बी टू निकाल सकता हूँ ना, ई बी टू इक्वल टू इक्वल्स टू वी माइनस आई ए टू आर ए।
चलो वैल्यू रख देते हैं EB2 इक्वल्स टू वोल्टेज कितना है हमारा 220 वोल्ट माइनस IA2 अभी अभी हमने निकाला है, कितना है IA2 2 एम्पियर है ना हमारा, IA2 2 एम्पियर और RA तो हमारा कॉस्ट 0.5 ओहम इक्वल्स टू EB2 हमारा निकल के आ जाएगा 219 वोल्ट। चलो EB2 भी निकल के आ गया और EB1 भी निकल के आ गया। चलिए तो फिर ये दोनों वैल्यू, ये तीनों वैल्यू इसमें डाल देते हैं। N2 हमें निकालना है, N1 कितना है, N1 कितना है हमारे पास, N1 है 1500 RPM, ठीक है 1500 RPM इक्वल्स टू EB2 कितना निकल के आ गया हमारा, EB2 है 219 अपॉन EB1 कितना निकल के आ गया 208। चलो अगर इसको सॉल्व करूंगा मैं तो N2 इक्वल्स टू कितना निकल के आ जाएगा 1579.33 RPM, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। इतना हमें इस खाली स्पेस में लिखना है, ठीक है। तो यह हमारे नो लोड स्पीड जो है, नो लोड स्पीड हमें निकालनी थी, तो वही हमने निकाल ली। अब देखिए अगर हमें आंसर वेरीफाई करना है, अगर समझ लीजिए हमें आंसर वेरीफाई करना है तो देख लीजिए फुल लोड स्पीड हमेशा कम रहेगी नो लोड स्पीड से, फुल लोड स्पीड हमेशा कम रहेगी नो लोड स्पीड से। तो देखिए 1500 से हमारे ऊपर की स्पीड आ गई है, तो इसलिए ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, तो चलिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं। द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 200 वोल्ट डीसी मशीन हैज 0.5 ओम इफ द फुल लोड armature current is 50 ampere. The induced EMF when the machine act as a generator and motor. जब अगर मैं मशीन को डीसी मशीन को मैं जनरेटर के तौर पे यूज़ करूँगा तो उसमें इंड्यूस होने वाला EMF कितना रहेगा वो निकालना है मुझे। जब मैं मोटर को एक्ट एज जब मैं डीसी मशीन को एक्ट एज अ मोटर यूज़ करूँगा तब मेरा उसमें इंड्यूस होने वाला EMF कितना होगा। जब जनरेटर का इंड्यूस EMF की बात करते हैं उसको डिनोट किससे करते हैं, EG से, और मोटर का इंड्यूस EMF की बात कैसे करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, EB से, ठीक है। इसका मतलब मुझे EG और EB निकालना है सेम मशीन के लिए। ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चलो हम सॉल्व करके देखते हैं, तभी तो ऑप्शन के बारे में हमें पता चलेगा। चलो सॉल्यूशन, पहली कंडीशन हम जनरेटर के लिए देख लेते हैं, जनरेटर के लिए, ठीक है पहली कंडीशन। अब देखिए E इक्वल्स टू VEG, जनरेटर है तो EG कंसिडर कर लेते हैं, समझने में आसानी हो जाएगी। RA, ठीक है, V प्लस वोल्टेज प्लस IA अब देखिए टर्मिनल वोल्टेज हमें दे दिया है, टर्मिनल वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट प्लस आर्मेचर करंट कितना दिया है 50 एम्पियर, 50 इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें 0.5, ठीक है। EG इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 225 वोल्ट, 225 वोल्ट EG जनरेटर के लिए। चलो अब देखते हैं फॉर मोटर के लिए, फॉर मोटर सेकंड मोटर के लिए कितना होता है EB इक्वल्स टू V माइनस IA RA, ये फार्मूला है। चलो वैल्यू रख दे, EB इक्वल्स टू वोल्टेज कितना है हमारा 200 माइनस IA कितना है 0.5, नहीं सॉरी IA कितना है 50, IA 50 इंटू RA कितना है 0.5, ठीक है। EB इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, EB इक्वल्स टू 175 वोल्ट,
175 वोल्ट। देखिए इस तरीके का कोई ऑप्शन है क्या? 250C नंबर का ऑप्शन है, जो कि हमारा जनरेटेड ईएमएफ बोले जनरेटेड ईएमएफ होगा 225 एंड बैक ईएमएफ होगा 175। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगर मैं इस ऑप्शन में देखा जाए तो सिमिलर वैल्यू किसी की भी नहीं है। अगर हमें टाइम बचाना है तो कोई भी एक निकाल लेता तो मेरा ऑप्शन क्रैक हो जाता था। अगर या फिर मैं जनरेटर निकाल लेता या फिर मोटर निकाल लेता, दोनों में से कोई भी ऑप्शन अगर मैं चूज कर लेता, कोई भी एक ऑप्शन अगर मैं निकाल लेता तो सिमिलर ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए मेरा आंसर आ जाता था। इसलिए अगर आपको अपने कैलकुलेशन पे भरोसा है और आप श्योर तरीके से हो, एक आंसर भी इसे किसी टाइप में एक आंसर भी निकाल लिया, अगर ऑप्शन में सिमिलर आंसर दिया नहीं है, तो जैसे कि यहाँ पे 225, बाकी 3 ऑप्शन में 225 कहीं नहीं है, तो इसका मतलब मुझे मोटर के निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट सी ऑप्शन सिलेक्ट कर देता था। ठीक है, तो आज के लिए बस यही रुक जाते हैं। कल कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोग एक काम करते जाइए, वीडियो को पॉज कर, जब भी क्वेश्चन आता है आपके सामने तो वीडियो को रोक दीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। बाद में तो हम यहाँ पे डिस्कस कर ही लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।